हेलो फोक्स, वेलकम टू योर कॉन्स फॉर IPMAT लेक्चर 2। हमने लेक्चर 1 में परसेंटेज का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हाउ टू मेक इट इजी फॉर यू टू डू द कैलकुलेशन, वो वाला पार्ट देखा था। टुडे वी आर गोइंग टू डू अ क्विक सेशन ऑन अंडरस्टैंडिंग द एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेजेस। ये परसेंटेज के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं और किस टाइप के क्वेश्चन जो डायरेक्ट परसेंटेज से आते हैं, हाउ आर दे फॉर्म्ड। My name is Amit Surana. I am your LRDI and quant expert. Or the purpose behind these sessions are to keep you up to date with IPMAT preparation. मैं समझता हूँ आपके बोर्ड एग्जाम्स अभी चल रहे हैं, but you also have to be parallelly be up to date with IPMAT preparation also. तो इसीलिए short videos बना रहे हैं जहाँ पे you can focus on two things at once. चलो. So the topics we are going to look at is what is percentage change, मतलब percentage increase, percentage decrease, how to tackle questions जो पूछ रहे कि how is one value greater than or lesser than compared to the other value in terms of percentage. Next we are going to look at something called multiplicative factor जो काफ़ी important है, काफ़ी useful है. This will be used not only in percentage based questions but ये आपको you can use this in profit and loss and discount. You can also use this in SI, CI and installments. और ये काफ़ी बाकी के arithmetic topics में भी useful रहेगा. At the same time ये DI में भी काफ़ी useful है. And towards the end we are going to look at what successive increase or decrease means and how to apply that. ठीक है? So that's the agenda for today. Let's talk about percentage increase or decrease. अगर कोई two given values है और उनको हमें compare करना है कि एक दूसरे से कितना बड़ा है या कितना छोटा है, then how to do it, right? The standard formula for that, अगर आप books वगैरह में देखोगे तो you will have final value minus initial value by initial value. But वहाँ पे दिक्कत ये होता है कि what exactly is initial value, what is final value. So to get rid of that confusion, मैंने एक बनाया है यहाँ पर a quick table to help you understand that. अगर परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज बोलते हैं देन द बेस वैल्यू इज द स्मॉलर ऑफ द टू वैल्यूज। दोनों में से कौन सा छोटा वैल्यू है वो आपके डिनोमिनेटर में आएगा। ऑन द अदर हैंड अगर परसेंटेज डिक्रीज या परसेंटेज लेसर बोलते हैं देन दोनों में से जो भी बड़ा वैल्यू होता है, हायर वैल्यू होता है, वो डिनोमिनेटर में आता है। एंड द की वर्ड्स इज फ्रॉम के बाद जो भी वैल्यू आता है वो आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा, देन के बाद आपका जो भी वैल्यू आता है वो आपका डिनोमिनेटर में रहेगा, बिकॉज दैट इज द रेफरेंस। एक एग्जांपल देखते हैं बट सबसे पहले फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। द फॉर्मूला इज चेंज डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू इनटू 100 वेयर चेंज इज नथिंग बट डिफरेंस, है ना। चेंज क्या है? डिफरेंस है। यस, द डिफरेंस बिटवीन द टू गिवन वैल्यूज डिवाइडेड बाय द बेस वैल्यू। बेस वैल्यू क्या है? डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द क्वेश्चन इज उसके हिसाब से बेस वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। इनटू 100 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वैल्यू हमें परसेंटेज में चाहिए, है ना। वी वांट द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इसलिए वी डिवाइड विद, इसलिए वी मल्टीप्लाई इट विद 100, राइट। सो दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। नंबर 2, जब कहीं पर भी बात करते हैं इंक्रीज डिक्रीज की, राइट, जब भी इंक्रीज डिक्रीज की बात करते हैं तो यू कैन राइट वन वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ द अदर वैल्यू विद द हेल्प ऑफ दिस मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर। आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। अगर मैं बोल रहा हूं कोई वैल्यू 10% से बढ़ रही है, if something is being increased by 10%, then you can simply find out the new value in terms of the old value with the help of multiplicative factor. Multiplicative factor क्या है? 1 प्लस आप लगाओगे अगर इंक्रीज है, माइनस आप लगाओगे अगर डिक्रीज है। सो 1 प्लस जो भी आपका परसेंटेज चेंज है P by 100, यस, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 10 by 100, that's nothing but 1 plus 0.1. 10 by 100 is 1 by 10, which is 0.1. That's nothing but 1.1 times. तो ये 1.1 times क्या हुआ? पुराने वैल्यू का 1.1 times इंक्रीज हो गया, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई है 200 है which has increased by 10%. I know 200 काफी इजी वैल्यू है, छोटा वैल्यू, बट जस्ट फॉर स्टार्टर्स सेक, राइट। तो 200 को आप 10% बढ़ाने के लिए आप बेसिकली क्या कर रहे हो? 200 को आप मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, which is 1 by 1. So 200 into 1.1 makes it 220. Right? So it becomes easy, especially when you have equation based questions. Equation based questions जब भी होते हैं तब this will come in very very handy, very useful. Same way अगर मेरे को बोलना है कि let's say कोई वैल्यू 20% से डिक्रीज हो गया, some value decreased by 20%, then what do?
इफ यू हैव -20%, अगर ये आपके p का वैल्यू है, सो व्हाट डू यू डू, मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर विल बिकम 1 माइनस, क्यों, क्योंकि डिक्रीज है, 1 माइनस 20/100. तो ये जो वैल्यू है 20/100 वी ऑल नो इज 2/10 विच इज 0.2. सो 1 माइनस 0.2 बिकम्स 0.8. तो अगर मेरे को बोलना है कि 200 20% से डिक्रीज हो गया, अगर 200 20% से डिक्रीज हुआ है, दैट बेसिकली मींस व्हाट, कि आप 200 को 0.8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, विच मेक्स इट 160. तो जहां कहीं पर भी आपको फाइनल वैल्यू ढूंढना होता है या जहां कहीं पर भी इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, वहां पे ये मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है. लेट्स सी सम एग्जांपल क्वेश्चंस. हियर वी हैव द फर्स्ट वन. 44 is what percentage greater than 11, right? So how do you know कि हमें परसेंटेज चेंज का करना है? Whenever you have these comparative terms, right? Greater than, lesser than, increase, decrease, exceed, ये सब वैल्यूज जो होते हैं, डिफरेंस, ये सब जो वैल्यूज होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, कंपैरेटिव वर्ड्स है. सो दिस विल गिव अस अ हिंट कि यहाँ पे हमें परसेंटेज डिफरेंस ढूंढना है. यस, नाउ वंस दैट इज नोन, व्हाट डू यू डू, व्हाट इज द फॉर्मूला? चेंज बाय द बेस वैल्यू into 100, राइट? तो अब चेंज क्या है, 44 और 11 का क्या डिफरेंस है? 44 माइनस 11 इज 33 डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू. सो मैंने क्या बोला था, बेस वैल्यू जब भी ग्रेटर हो या इंक्रीज हो, वेन एवर अप के टर्म्स में हो, ग्रेटर या इंक्रीज, तो कहां से ग्रेटर होता है या कहां से इंक्रीज होता है? छोटे वैल्यू से होता है. इसीलिए द स्मॉलर वैल्यू विल ऑलवेज बी योर बेस वैल्यू. ऑल्टरनेटिवली दूसरा हिंट क्या है, फ्रॉम के बाद जो भी आता है वो आपका डिनोमिनेटर होगा, या दैन के बाद जो भी आता है, whatever comes after the word than will become your denominator. तो than के बाद यहां पर क्या है, we have the term 11. So 33 by 11 into 100, this is 3 times 100, which is 300% greater है. Make sense? Yes. So similar way में अगर lesser than हो तब क्या करोगे? Same example is here, same numbers है. 11 is what percentage lesser than 44. तो एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि सर अगर 44 11 से 300% ज्यादा है तो फिर 11 भी 44 से 300% कम होना चाहिए. दैट्स नॉट ट्रू. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हियर. यहां पर क्या हो रहा है कि अपना चेंज क्या है, 11 एंड 44, चेंज स्टिल 33 डिवाइडेड बाय देन के बाद क्या वैल्यू आ रहा है, 44 आ रहा है. यस, या फिर लेसर है तो जब भी लेसर होता है बड़ा वैल्यू आपका डिनोमिनेटर होता है. सो 33 by 44 into 100, which is 11 3 times, 11 4 times, 3/4 of 100 is 75%. Yes, so please keep this in mind. अगर कोई वैल्यू x से y जा रही है इंक्रीज होके, तो y से x आते वक्त जब डिक्रीज होती है तब सेम परसेंटेज से नहीं डिक्रीज होता है. ओके, क्योंकि अगर आप लेट्स से अगर आप 44 को 300% से डिक्रीज कर रहे हैं, दैट बेसिकली मींस 44 into 3 132 से आप उसे डिक्रीज कर रहे हैं. 44 को आप 132 से डिक्रीज करोगे, वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी, 11 नहीं आएगा. सो प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम अदर एग्जांपल जहां पे थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. इफ एडम सैलरी इन 2023 वाज 12,000 per month and in 2024 it was changed to 16,200, then what is the change in percentage in his salary, right? तो 2023 में 2023 में his salary was how much? 12,000. Yes, and in 2024 it was increased to 16,200. परसेंटेज चेंज कितना है पूछ रहे, क्या करेंगे? डायरेक्ट गो फॉर द डिफरेंस. 16,200 और 12,000 में कितना डिफरेंस है? 4,200 का डिफरेंस है. आपको बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट बी क्विक विथ इट, है ना, फटाफट फटाफट. सो 12,000 से 16,200 आने में 4,200 का इंक्रीज हुआ है. इंक्रीज हो रही है वैल्यू, राइट? वैल्यू यहां से यहां क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है वैल्यू. सो इफ द वैल्यू इज गेटिंग इंक्रीज, मतलब छोटा वैल्यू आपका डिनोमिनेटर में जाएगा, विच इज 12,000 into 100. डू दिस कैलकुलेशन, कैलकुलेटर में करना है तो ठीक, वरना इफ यू वांट टू डू इट manually, that's up to you again. So 420 divided by 12, this is 6 2 times, this is 6 70 times, 70 by 2 is 35%. yes, so क्या हुआ, उसकी सैलरी 35% से इंक्रीज हो गई. I hope that part is clear, right? Same way, let's have a look at this one. If Adam's salary in 2013 was 12,000 per month,
2023, so 2013, 2023, it was changed to 22,440. Then what is the average annual increase in his salary, right? So look at this, 12,000 है in 2013, yes, and in 2023 क्या हो गया, 22,440 हो गया है वैल्यू. प्लीज कीप इन माइंड, यहां पे एक साल का इंक्रीज नहीं हुआ है, ये पूरा 10 साल का डिफरेंस है. 13 से लेके 23, देयर इज 10 years वर्थ ऑफ इंक्रीज. यस, तो पहले हम ढूंढेंगे कि यहां से यहां इंक्रीज कितना हुआ है, एंड देन विल कैलकुलेट एवरेज एनुअल इंक्रीज कितना है. तो व्हाट डू यू डू, डिफरेंस बिटवीन दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, 10440 डिवाइडेड बाय, अगेन छोटा वैल्यू डिनोमिनेटर में क्योंकि इंक्रीज हुआ है, सो डिवाइडेड बाय 12,000 इनटू 100. यस, कैसे कैलकुलेट करना है आपकी मर्जी. इफ यू वांट टू यूज अ कैलकुलेटर यू कैन यूज अ कैलकुलेटर. इफ यू वांट टू डू इट मैनुअली, व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विद. सो वी हैव 1, 2 and 3 zeros in the numerator and 3 in the denominator. We basically have to do 1044 by 12. If you do it by 6, this is 6 2 times, this is 6 1 4, nice, so this is 1, we have 44 which is 7 times, 24 which is 4 times, so 174 by 2, 174 divided by 2 is 87%. Yes, so 87% is not your answer, please keep that in mind. क्यों, 87% जो है वो पूरे 10 साल का है. 87% is for full 10 years. तो अगर 10 years के लिए, I'll do it here, अगर 10 years के लिए उसकी सैलरी इंक्रीज हुई है 87% से, तो पर ईयर, क्यों हम 1 year का कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे क्या पूछा है, एवरेज एनुअल इंक्रीज, एनुअल. यस, के हर साल कितना बढ़ा है. तो 87 divided by 10 in terms of percentage, which is nothing but 8.7% average annual increase हुआ है. Please remember this is different from CAGR, which is compound annual, right? AAGR, that is nothing but average annual growth rate, मतलब डायरेक्ट आप डिवाइड कर रहे हो. बट अगर CAGR है, विच वी विल डिस्कस लेटर, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्पाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे है, तो विल टॉक अबाउट दैट लेटर. बट राइट नाउ AAGR बोलते हैं इसे. AAGR, दैट्स नथिंग बट एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट. ठीक है, एवरेज मतलब डायरेक्ट डिवीजन. एवरेज मतलब डायरेक्ट डिवीजन है. कॉम्पाउंड मतलब आपको रूट लेना पड़ेगा. ठीक है, विल टॉक अबाउट दैट लेटर. एनुअल मतलब पर ईयर का, ग्रोथ मतलब इंक्रीज है, रेट मतलब परसेंटेज है. कूल, यस. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 8.7% का इंक्रीज हुआ है ऑन एन एवरेज एनुअली. डन, सुपर. नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस. यहां पर देखो, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज P इन 2020, so 2020 में 2020 में the population is P. They are saying 2021 में it became 0.75 P, okay, and P in 2022. So 2022 में दोबारा से वो P हो गया. Then what is the increase in the population from 2021 to 22? So they're basically asking just from 21 to 22. ठीक है, 2020 का वैल्यू ऐसे ही दिया है टू कंफ्यूज यू. दे आर जस्ट आस्किंग 21 से 22 कितना इंक्रीज हुआ है. सो वी नॉर्मली सी के 0.75 से लेके 1P, दैट इज 0.25. वी नॉर्मली फॉल फॉर द ट्रैप एंड वी से 25% है सर, है ना. इस पे अगर 25% मतलब 0.25 में अगर डाल दूं तो वो 1P हो जाएगा. बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल हियर. ऐसे क्वेश्चंस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. यू कैन गो विद असम्पशन. P का कोई वैल्यू अस्यूम कर लो. One way to do it is using assumption, है ना. तो assumption से हम क्या करेंगे, P अगर 100 है तो 0.75 P will become 75. P is again 100. तो हमें देखना है कि 75 से 100 कितना इंक्रीज हुआ है. कितना इंक्रीज हुआ है, डिफरेंस कितना है 25 का. बट बेस क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बेस क्या है, बेस इज 75 नॉट 100. ओके, 25% नहीं, 25 by 75, क्योंकि बेस छोटा वैल्यू होगा, इंक्रीज हो रहा है.
So this is how much? 25 once and 25 three times is 75. 1/3 of 100 is 33.33%. Yes, जो कि क्या है अपना ऑप्शन सी. मेक सेंस? ऑप्शन ए एक ट्रैप है, डोंट फॉल फॉर दिस. नाउ इज देयर एनी अदर वे टू लुक एट दिस? कोई और तरीका है इसी क्वेश्चन को करने का? जी हाँ, देयर इज. कैसे? सो व्हाट इज हैपनिंग इफ यू नोटिस थ्रू आउट, पूरा अगर आप देख रहे हो, अगर आप असम्पशन से भी नहीं कर रहे हो, पी से भी कर रहे हो, तो वो कैंसिल हो जाएगा. सी दिस विल बिकम, डिफरेंस कितना है? 0.25 पी का है. डिनोमिनेटर क्या है? 0.75 पी है इनटू 100. पी पी गेट्स कैंसल्ड. 0.25 वन टाइम, 0.25 थ्री टाइम्स. 1/3 ऑफ 100 इज स्टिल 33.33. डायरेक्टली भी हो सकता है इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद असम्पशन. बट मैं नॉर्मली वेरिएबल्स के साथ डील करने से मना ही करता हूं. यूज असम्पशन वेरेवर पॉसिबल, क्योंकि नंबर्स है. कैलकुलेटर भी अगर होता है तो आप डायरेक्टली नंबर्स डाल के कर सकते हो. विद वेरिएबल्स इट कुड गेट ट्रिकी समटाइम्स. ठीक है. व्हाट्स द अदर वे ऑफ लुकिंग एट इट? अगर यहां पर देखते हैं तो क्या हो रहा है, फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर जितना कम हुआ था, राइट, 0.25 पी कम हुआ था, वही 0.25 पी वापस इंक्रीज हुआ है. सो वी आर रिटेनिंग द वैल्यू, है ना. पहले पी था, पी से 0.75 पी हुआ, फिर दोबारा से पी हुआ. सो whenever such a situation happens, आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि ये वैल्यू जो है 25% से कम हुआ है. करेक्ट. पहले 100 था, 100 से 75 हुआ, मतलब 100 का 25% विच इज 25 डिक्रीज हो गया. फिर दोबारा जब 25 से इंक्रीज हुआ तब द वैल्यू इज, बेस वैल्यू इज 75. सो ऐसे में एक कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड A/N रूल, राइट, के परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज इंक्रीज विल नॉट बी इक्वल, विल नेवर बी इक्वल इफ द सेम वैल्यू इज रिटेन्ड. तो ऐसे में क्या हो रहा है कि अगर मैं बोलूं 25% इंक्रीज हो रहा है पहले, है ना, 25% इंक्रीज हो रहा है. सो 25% अगर इंक्रीज हो रहा है दैट बेसिकली मींस 1/4 इंक्रीज हो रहा है. या ऑलवेज रिमेंबर, जब भी वैल्यू 1/4 इंक्रीज हो रहा है, 1/4 सॉरी डिक्रीज हो रहा है, नॉट इंक्रीज, माय बैड, डिक्रीज हो रहा है. 1/4 क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना. 25% से कम हुआ है, 1/4 डिक्रीज हुआ है. So whenever there's a 1/4 decrease, there should be 1/3 increase. ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसका क्या यूसेज है? यूसेज आपने देख लिया, क्या कॉन्सेप्ट है इसको मैं बस नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा. ठीक है. द एक्सप्लेनेशन फॉर दैट इज इन नेक्स्ट स्लाइड. cool. चलो मूविंग ऑन. लुक एट द सिक्स्थ क्वेश्चन. सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोला है? In sixth question, they're talking about the value of x increases by 10%, 20% and 30% each year respectively. मतलब पहले 10% से बढ़ रहा, फिर 20 से बढ़ रहा है, फिर 30 से बढ़ रहा है. They're asking what is the effective change in the value of x. Now, effective change का मतलब क्या है? ओवरऑल स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये 3 साल 3 इंक्रीजेस होने के बाद कितना ओवरऑल इंक्रीज हुआ है. और these kind of questions normally एक सक्सेसिव इंक्रीज का एक फॉर्मूला भी है, वो भी लगा सकते हो. बट क्योंकि यहां पर 3 है तो सक्सेसिव इंक्रीज कुड बी वेरी रिस्की. तो यहां पर आप क्या करेंगे? यू यूज मल्टीप्लीकेटिव फैक्टर, राइट. लेट्स डू इट विद असम्पशन. पहले मैं एक बार आपको असम्पशन से सिखा देता हूं, फिर उसके बाद आई विल शो यू हाउ दिस कुड बिकम अ लिटिल इजियर. तो लेट्स से अगर पहले अपना वैल्यू 100 था, यस, तो क्या हुआ पहले? इट इंक्रीज्ड बाय 10%. 100 का 10% मतलब कितना? 110. अब गलती ये होती है कि जब मैं बोलता हूं कि 20% से इंक्रीज हुआ है, कॉमन मिस्टेक ये होता है कि लोग 100 का 20% इंक्रीज करते हैं, विच इज रॉन्ग. यस, 100 का 20% से इंक्रीज नहीं हुआ है, 110 का 20% से इंक्रीज हुआ है. व्हाट इज 20% ऑफ 110? 22, है ना. 22 से इंक्रीज हुआ है, नॉट बाई 20 बट बाई 22. So 110 अगर 22 से इंक्रीज हुआ है, it will become how much? 132. Is this part clear? वैल्यू 130 नहीं होगी, 132 होगी. You have to be very careful. And then यहां पर दोबारा जब 30% से वैल्यू इंक्रीज हो रही है, अगर दोबारा 30% से वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो 132 के 30% से इंक्रीज हो रही है, नॉट बाई 110, नॉट बाई 100. ठीक है. 132 का 30%, विच कम्स अप टू हाउ मच? 39.6 से इंक्रीज हुआ वैल्यू. यस, वैल्यू क्या हुआ है? 39.6 से इंक्रीज हुआ है. 132 का 30% मतलब क्या? 132 into 3 which is 396 and 1 decimal less, 39.6 से इंक्रीज हुआ है वैल्यू. तो 132 को 39.6 से इंक्रीज करेंगे, कितना आएगा? 171.6. गेटिंग दिस? 132 plus 39 is 171.
0.6, so 171.6 आपका फाइनल वैल्यू है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफेक्टिवली कितना बढ़ा है, मतलब 100 से लेके 171.6 ओवरऑल कितना बढ़ा है, 71.6 यूनिट्स बढ़ा है अपॉन 100। 71.6 अपॉन 100 इज हाउ मच, 71.6% इफेक्टिवली इंक्रीज हुआ है। यस तब ये तो हो गया मैनुअली डूइंग इट यूजिंग वैल्यूज। तो अब इसको अगर आप कैलकुलेटर पे भी करते हो देन यू हैव टू डू मल्टीपल कैलकुलेशंस। However, if we use the concept of multiplicative factor, it becomes so much easier. कैलकुलेटर पे भी अगर आप करते हो तो फटाफट से हो जाता है। कैसे, पहले वैल्यू x था, अब क्या हुआ 10% से इंक्रीज हुआ है, मतलब मल्टीप्लीकेटिव फैक्टर क्या है 1.1 है ना, 1 प्लस 10/100, 1 प्लस 10/100 कितना होता है 1.1 से इंक्रीज हुआ। देन 20% से इंक्रीज हुआ विच इज 1 प्लस 20/100, 1.2 से इंक्रीज हुआ। उसके बाद वही वैल्यू, यही वैल्यू दोबारा 30% से इंक्रीज हुआ है विच इज 1 प्लस 30/100, दैट्स नथिंग बट 1.3 से। Are you getting it? Imagine how easy it would become if you just put that on the calculator and get it over with। या अगर मैनुअली भी करना चाहते हो even then that is easy। कैसे, keep the decimals in mind for later। 12 into 13 करना है, 12 into 13 कितना होगा 130 plus 26 which is 156। yes 12 into 13 पहले हमने किया which is 156 into 11 करना है, into 11 क्या होता है 1560 plus 156 है ना। किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, पहले 10 से मल्टीप्लाई करो फिर वही नंबर वापस लगा दो, मतलब एक जीरो लगा दो एंड में फिर वही नंबर वापस ऐड कर लो। तो दिस एड्स अप टू व्हाट 6, दिस इज 1, दिस इज 7, दिस इज 1, सो 1716 ये ओवरऑल वैल्यू है 1716। उसमें 1 2 3 डेसिमल्स है, सो 1 2 3 डेसिमल्स निकाला हमने। सो x जो पहले था या 1x जो पहले था अब कितना हो गया 1.716x हो गया। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे 1 से लेके 1.716 कितना इंक्रीज हुआ है 71.6% का इंक्रीज हुआ है। मेक सेंस? यस, तो द इफेक्टिव इंक्रीज इज 71.6% का इंक्रीज। नाउ मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर is a very useful term when it comes to situations like this. Moving on, इंक्रीज डिक्रीज में हमने देखा कि परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज सेम नहीं है। ये देखो यहां पे हमने देखा कि 25% से वैल्यू गिरा बट इंक्रीज दोबारा जो हुआ है वो 33% से हुआ है, नॉट बाई 25% अगेन। यस, सो परसेंटेज इंक्रीज इज नेवर इक्वल टू परसेंटेज डिक्रीज इफ द सेम वैल्यू इज रिटेन्ड, है ना, सेम वैल्यू पे वापस अगर आ रहे। तो ऐसे में क्या करते हैं, इफ अ वैल्यू इंक्रीजेस बाय a by n, ये फ्रैक्शंस में लिख रहे, 25% को कैसे लिखते हैं फ्रैक्शन में 1/4, 20% को कैसे लिखते हैं 1/5, 1/6 कितना होता है 16.66% ऐसे। सो यू नीड टू नो द फ्रैक्शंस टू बी वेरी कंफर्टेबल विद दिस, ठीक है। तो अगर a by n से कुछ इंक्रीज होता है मतलब उसका जो डिक्रीज होगा वो a by n plus a से होगा, मतलब जो भी आपका न्यूमरेटर है वो दोबारा आपको डिनोमिनेटर से ऐड करके डिक्रीज करना है। या अगर उल्टा हो रहा है a by n plus a से डिक्रीज हो रहा है तो आपको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट करके इंक्रीज करना है, राइट। So we'll try a question here. Look at this. If x is 20% greater than y, then by what percentage is y lesser than x? इस क्वेश्चन को भी हम असम्पशन से कर सकते हैं कि x जो है वो y से 20% ज्यादा है। तो अगर मैं अस्यूम करूं कि y 100 है तो x क्या हो जाएगा 20% ज्यादा, 100 से 20% ज्यादा मतलब 120, करेक्ट। अब ये पूछ रहे बाय व्हाट परसेंटेज इज y लेसर देन x, मतलब x अपना डिनोमिनेटर में जाएगा। यस, सो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज हियर, चेंज कितना है 20 का डिफरेंस है, डिनोमिनेटर में क्या जाएगा बड़ा वैल्यू, क्योंकि लेसर है, दैट्स वन हिंट। सेकेंड हिंट इज देन के बाद क्या आ रहा है x आ रहा है। सो x का वैल्यू हमने क्या लिया 120। This is how much 1/6 of 100, 1/6 of 100 कितना होता है 16.67% या 16.6 बार परसेंटेज जो भी। तो 16.67 is option C, this will be our right answer। ये हो गया assumption से। अब इसी चीज को अगर आपको a by n रूल से करना है तो आप कैसे करोगे, 20% से ज्यादा है, राइट, 20% से ज्यादा मतलब क्या, 20% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे 1/5, 20% इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस कितना होता है 1/5, 20% का मतलब क्या है 20/100, 20/100 इज नथिंग बट 1/5, है ना।
तो अगर कुछ 1/5 से इंक्रीज हो रहा है तो उसका जो सब्सीक्वेंट डिक्रीज होगा, वो कितना होगा? 1/5 + 1, 5 + 1, 5 + 1 कितना है? 6। so 1/6 से डिक्रीज होगा। ये देखो 1/6 से डिक्रीज हुआ है। कितना डिक्रीज हुआ है? 1/6 इज नथिंग बट 16.67% से डिक्रीज हुआ है। क्लियर है? तो अगर कोई वैल्यू किसी से 20% ग्रेटर है तो दूसरी वैल्यू उससे 16.67% लेसर होगी। यस, सो यू कैन हम नॉर्मली इक्वेशंस बेस्ड क्वेश्चंस को वी ट्राई टू अवॉइड यूजिंग इक्वेशंस, क्योंकि कई बार अगर कहीं पे वेरिएबल गलत लगा दे या लगाना ही भूल जाए तो पूरा मैस हो जाता है, राइट? सो ये इधर यूज असम्पशन या फिर A/N रूल यूज करेंगे। कूल। वी हैव वन मोर एग्जांपल जहां पे बात करी है ऑफ अ कांस्टेंट, राइट? अगर कोई दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहा है और तीसरा टर्म कांस्टेंट है, उस पे कैसे डील करते हैं? तो दिस पर्टिकुलर सिचुएशन में यू हैव इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट, ठीक है? हाउ डू यू नो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल? क्वेश्चन में क्या बोला? इफ द कॉस्ट ऑफ वन पैकेट ऑफ राइस decreases by 12.5%, then by what percentage will the quantity increase provided the expenditure is to kept constant, right? अगर expenditure को constant रखना है, यहां पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि expenditure is nothing but overall expense जो होता है is nothing but price per unit into quantity, है ना? Do you agree कि अगर एक पैकेट का से 10 रुपया है तो 5 पैकेट का कितना होगा? 500 रुपए। सो मेरा ओवरऑल एक्सपेंस कितना हुआ? 500 रुपए का। दिस इज द लॉजिक। यहां पे यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग कि अगर आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, जो कि दिया हुआ है ना, इफ योर एक्सपेंडिचर इज टू बी केप्ट एज अ कांस्टेंट, तब क्या हो जाता है? P and Q will become inversely proportional. P will be inversely proportional to Q और Q will be inversely proportional to P. ये ध्यान में रखना। If you can figure this out, यहां पर भी सेम A/N रूल लगा सकते हो। कैसे? अगर कोई वैल्यू 12.5% से डिक्रीज हुआ है, 12.5%, तो सबसे पहले 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा सर? ज्यादा मत सोचो, थिंक प्रोएक्टिवली। 12.5% क्या है? 25/2, करेक्ट? यस, 25/2 इज 12.5। सो 25% को हम कैसे लिखेंगे? 1/4। यस, 1/4, और 1/4 का by 2 कितना होगा? 1/4 into 2 which is 1/8। इजी? यस, डोंट ओवर थिंक इट। जो भी आपके सामने परसेंटेज वैल्यू है उसको किसी क्लोजेस्ट परसेंटेज वैल्यू जो आप जानते हो उससे कन्वर्ट करो, ठीक है? सो व्हाट डू वी हैव हियर? 1/8 से अगर कुछ डिक्रीज हुआ है, इफ समथिंग डिक्रीजेस बाय 1/8 देन इंक्रीज कितना होगा? व्हाट शुड बी द इंक्रीज? रिमेंबर, यहां से यहां ऐड करने पे ये आया है। सो टू गेट दिस वैल्यू व्हाट शुड वी डू? वी आर सपोज टू सब्ट्रैक्ट इट। तो ये 8 से मेरे को 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। 8 से अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा कितना होगा? डिनोमिनेटर विल बिकम 7, सो 1/7। 1/7 का इंक्रीज हुआ है, विच इज नथिंग बट ऑप्शन सी, 14.28%। कूल? यस। कैन यू ट्राई दिस यूजिंग असम्पशन? असम्पशन से भी आप ट्राई कर सकते हो, बट द ओनली थिंग इज यू नीड टू यूज द राइट वैल्यूज। कई बार हमें ये पता नहीं होता है कौन सा वैल्यू यूज करना है। So I'll just show it to you by using a standard 100 and 100 वैल्यू, ठीक है? तो लेट्स से 100 अपना प्राइस है अभी एंड क्वांटिटी भी अपना 100 है, ठीक है? 100 अपना प्राइस है और 100 भी क्वांटिटी है, तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 10,000, करेक्ट? 100 into 100, 10,000 अपना एक्सपेंडिचर हो गया। अब मेरे को ये 10,000 को फिक्स रखना है, कांस्टेंट रखना है। आई कांट चेंज दिस, इसको हमें फिक्स रखना है। तो अगर ये फिक्स हो रहा है और ये अपना प्राइस है, ये अपना क्वांटिटी है, ठीक है? ये अपना प्राइस है, ये क्वांटिटी है। प्राइस जो है डिक्रीज हो रहा है 12.5% से। 12.5% का डिक्रीज 100 पे, अगर मैं 12.5% डिक्रीज कर रहा हूं, मतलब 12.5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है 100 से, विच इज 87.5 इनटू सम वैल्यू। ये 10,000 सेम है, ये 10,000 जो है शुड बी कांस्टेंट, सेम। तो ये वैल्यू कितना होगा? हाउ डू यू डू इट? क्योंकि हमने गलत नंबर चूज किए हैं। 100 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, यस। सेम वे, क्योंकि हमें आंसर पता, 100 इज नॉट डिविजिबल बाय 7 ऑल्सो, विच इज अ रॉन्ग वैल्यू टू चूज, बट एनीवे। सो क्या हो जाएगा? 10,000 डिवाइडेड बाय 87.5 will give us how much? 114.285.
114.28। तो अब यहां पे अगर आप गौर से देखेंगे कि जो वैल्यू 100 थी अभी वो 114.28 हुई है। सो 100 से 114.28 कितना इंक्रीज हुआ है? 14.28% का इंक्रीज हुआ है। यस, सो यू कैन डू दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ असम्पशन ऑल्सो, बट ओनली थिंग इज आपको पहले एंटिसिपेट करके सही से नंबर चूज करने हैं। अगर आप मेरी तरह 100 और 100 यूज करेंगे अटक जाएंगे। तो आप क्या करोगे? क्लेवरली, अगर आपको पता है कि 12.5% 1/8 है, तो आप इसको इंस्टेड ऑफ 100 यू विल चूज अ मल्टीपल ऑफ 8। आप 8, 80, 800 ऐसे कुछ चूज करोगे, ठीक है। बट दिस इज द सेकेंडरी मेथड, आई वुड नॉट रिकमेंड दिस मेथड, क्योंकि आपको अगर पता ही है कि 1/8 है तो फिर आप डायरेक्टली यही लॉजिक लगा लो फिर। यस, सो दैट्स द डिफरेंस। कूल, सुपर। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड कॉन्सेप्ट, जो कि क्या है? इफेक्टिव इंक्रीज और डिक्रीज सक्सेसिवली। यस, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज। यहां पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है, मतलब सेम वैल्यू अगर दो वैल्यू से इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होता है? नॉर्मली हमें क्या लगता है कि कई बार हम देखते हैं कि टैक्स वगैरह जब लगते हैं या व्हेन डिस्काउंट्स वगैरह देते हैं, तब साइमल्टेनियस डिस्काउंट्स देते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट्स देते हैं, राइट? कई कई जगहों पे। सो हमें क्या लगता है कि अगर 100 है और मैं पहले 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं और फिर दोबारा मैं जब 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं, तो हमें लगता है कि ओवरऑल जो है 20% का हमें डिस्काउंट मिल रहा है। बट दैट्स नॉट ट्रू एवरी टाइम, राइट? यू नीड टू चेक द टर्म्स एंड कंडीशंस के जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है, क्या वो ओरिजिनल प्राइस पे मिल रहा है या नए प्राइस पे मिल रहा है? वाई, हाउ डज दैट मेक अ डिफरेंस? सी, अगर मैं 100 से डायरेक्ट 20% डिस्काउंट देता हूं तो मेरा वैल्यू 80 बन के रहता है, करेक्ट? यस, 80 बन के रहता है। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है? अगर 100 से मेरे को 10% डिस्काउंट मिल रहा है, द वैल्यू बिकम्स 90, और जब 90 से मेरे को दोबारा 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो 90 से 10%, 90 का 10% कितना है? 9। यस, सो 90 से 9 में निकालूंगा, वैल्यू कितना होगा? 81। नॉट 80 बट 81। सो टेक्निकली हमें 10 और 10 20% का नहीं, 10% एंड 10% अप्लाइड साइमल्टेनियसली हमें कितना मिल रहा है? 100 से 81 19% का ही डिस्काउंट मिल रहा है। ओनली 19% डिस्काउंट, नॉट 20% डिस्काउंट, राइट? सो ये जो सक्सेसिव एप्लीकेशन होता है, यू कैन डू इट डायरेक्टली यूजिंग दिस फॉर्मूला विच इज a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। जो a क्या है? कितना परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, b क्या है? कितना परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है। लेट्स सी एन एग्जांपल. Let's have a look at the first question here. Question number 9. If the cost of petrol is increased by 20% initially, तो पहले 20% से increase हुआ वो value, and then it increased by another 20%. एक और 20% से अगर increase हुआ है value, तो they are asking what is the effective increase in the cost of petrol. तो यहां पर क्या करते? 20 and 20, 40. This is a trap. ठीक है, प्लीज बी वेरी केयरफुल नॉट टू फॉल इन सच बेसिक काइंड्स ऑफ ट्रैप। तो यहां पे अगर हमें असम्पशन से करना है तो असम्पशन से कर लो। दिस नंबर इज इजी, 20 एंड 20। सो अगर वैल्यू पहले 100 थी, 100 से 20% इंक्रीज हुआ, कितना हुआ? 120। अब 120 का 20% इंक्रीज हुआ है, 120 का 20% से इंक्रीज हुआ है। सो 120 का 20% कितना होगा? 24 रुपीज। यस, सो 24 से इंक्रीज करेंगे, कितना हो जाएगा? 144। तो 100 से 144 ओवरऑल कितना? 44% इंक्रीज हुआ है। क्लियर? विच इज ऑप्शन डी। नाउ इज देयर अ डायरेक्ट वे ऑफ डूइंग इट? यस। क्या? अपना इफेक्टिव एप्लीकेशन वाला फॉर्मूला, E विल बी इक्वल टू A प्लस B प्लस AB बाय 100। यस, जहां पे A क्या है? +20, B क्या है? +20। तो 20 प्लस B भी क्या है? 20 प्लस 20 इंटू 20 बाय 100, जो कि कितना है? 20 प्लस 20 इज 40 प्लस 2 इंटू 2 इज 4, 40 प्लस 4, 44% का इंक्रीज है। इजी? यस। अब ये सेम चीज अगर डिक्रीज होता है, अगर सेम चीज अगर डिक्रीज हो रहा है, तब कैसे? हाउ विल यू डू दिस? अच्छा, ऑल्टरनेटिवली आप यू कैन डू इट विथ असम्पशन, यू कैन डू इट विद द डायरेक्ट फॉर्मूला, या फिर यू कैन ऑल्सो यूज
यू कैन ऑल्सो यूज मल्टीप्लीकेटिव फैक्टर। पहले अगर वैल्यू 20% से इंक्रीज हुई है मतलब वो वैल्यू 1.2 हो गई, फिर दोबारा 20% से इंक्रीज मतलब इंटू 1.2 अगेन। 1.2 इंटू 1.2 क्या है, 12 स्क्वायर 144, सो दिस इज 1.44, मतलब 1 से 1.44 हो गया। 1.44 का क्या मतलब है, 44% का इंक्रीज। क्लियर, कूल है, यस। ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द वैल्यू ऑफ अ पेन इंक्रीजेस बाय 12 initially and it decreased by 12 later, then what is the approximate effective change in the value of the pen? पहले 12% से बढ़ा, फिर दोबारा 12% से घटा, so first 12% increase and then 12% decrease, तो effective plus 12 minus 12 0 होगा, यही अपना आंसर होगा। yes, no, this is trap। ये दिख रहा है सही आंसर जैसा, बट ये नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पहले 12% से बड़ा था वो वैल्यू अलग है, और जब दोबारा 12% से घटेगा वो वैल्यू अलग है। लेट्स डू इट विद द हेल्प ऑफ असम्पशन। अगर 100 रुपीज है, 100 का 12% से बढ़ा मतलब ये कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, है ना, 12 रुपीज से बढ़ गया। हाउएवर जब मैं दोबारा 12% कम करूंगा तब मैं 100 का 12% नहीं, 112 का 12% कम करूंगा, करेक्ट, जो कि कितना होता है, व्हाट इज 112 का 12%, 13.44। सो मेरे को 112 में से 13.44 कम करना है। गेटिंग दिस, 112 में से 13.44 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, आई गेट 98.56। तो आवर न्यू वैल्यू इज 98.56। सो 100 से 98.56 हुआ है, 100 से 98.56 हुआ है, तो इफेक्टिवली कितना डिक्रीज हुआ है, 1.44 डिक्रीज हुआ है, करेक्ट। हंड्रेड से या 1.44 डिक्रीज हुआ है, कर ही लो, 1.44% डिक्रीज हुआ है। तो इफेक्टिव चेंज जो है, इफेक्टिव चेंज जो है वो क्या है, 1.44% का चेंज हुआ है। यस, नॉट 0%, 1.44%। यही सेम चीज अगर आप अपने फॉर्मूला से करते हैं, सेम थिंग इफ यू डू इट विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला, E इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, बट यहां पे आपको क्या ध्यान में रखना है, ए इज प्लस 12, बी इज माइनस 12, सो इफेक्टिवली a plus b plus ab by 100 is plus 12 minus 12 plus 12 into minus 12 by 100. Keep this in mind, right? So plus 12 minus 12 तो 0 हो गया, 0 minus 12 into 12 144 by 100 is 1.44. तो इफेक्टिवली कितना, माइनस 1.44% का डिक्रीज हुआ है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1.4% का डिक्रीज। रिमेंबर, जब भी whenever you have a situation जहां पे सेम परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज होता है, whenever you have say p परसेंटेज का इंक्रीज एंड देन इफेक्टिवली यू हैव p परसेंटेज का डिक्रीज ऑल्सो, तो इसमें इफेक्टिव चेंज जो होता है दैट्स नथिंग बट माइनस p स्क्वायर बाय 100। क्यों माइनस, हमेशा डिक्रीज ही होगा क्योंकि आप बड़े वैल्यू का बड़े वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है। ये इसका एक एक्सटेंशन है, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 का एक एक्सटेंशन है माइनस p स्क्वायर बाय 100। कूल, यस। तो इसके साथ अपना आज का लेक्चर खत्म हो गया। दिस वाज अ शॉर्ट लेक्चर ऑन एप्लीकेशंस ऑफ परसेंटेजेस। I will keep putting these lectures on a weekly basis. I hope this lecture was helpful for you. All the very best, guys. Cheers.